हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग के अंतर्गत कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत उसके कितने प्रारूप हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक सीखने के कई प्रारूप हैं और जिनका वर्णन भी आपको मिलेगा, परंतु मुख्य रूप से 3 ही महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहला अव्यक्त सीखना, दूसरा सूझ द्वारा सीखना और तीसरा प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरण। पहला अव्यक्त सीखना। अव्यक्त सीखना संज्ञानात्मक सीखने का एक प्रमुख उदाहरण है। अव्यक्त का अर्थ है छिपा हुआ, जो दिखाई नहीं दे, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, दिखे ही नहीं। अतः अव्यक्त सीखने से तात्पर्य वैसे सीखने से होता है जो प्राणी के व्यवहार द्वारा तब तक अभिव्यक्त नहीं होता जब तक कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति न बन जाए। अव्यक्त सीखना पुनर्बलन की परिस्थिति में ही होता है। इसमें प्राणी किसी तरह से वातावरण के उद्दीपक से मिलने वाले सूचनाओं को संसाधित करेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अव्यक्त सीखने को दिखलाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए हैं। सामान्यतः इन प्रयोगों का डिजाइन इस प्रकार होता है कि चूहों के एक समूह को, जिसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, एक भूल भुलैया में हम छोड़ देते हैं। चूहा भूल भुलैया में सभी पथों पे, सभी परिस्थितियों में, सभी पथों में स्वतंत्र रूप से घूमता फिरता है, कोई रोक टोक नहीं होता है, तथा इस तरह से उसे पूरे भूल भुलैया के सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसे भूल भुलैया के प्रारंभ बॉक्स से, स्टार्टिंग बॉक्स से लेकर लक्ष्य बॉक्स तक दौड़ लगाने पर पुनर्बलन दिया जाता है। चूहों का दूसरा समूह, जिसे नियंत्रित समूह कहा जाता है, को भी समरूप भूल भुलैया में प्रारंभ बॉक्स से लक्ष्य बॉक्स तक, जहां लक्ष्य बॉक्स तक दौड़ लगाने के लिए पुनर्बलन किया जाता है। प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में अंतर इतना ही होता है कि प्रयोगात्मक समूह को भूल भुलैया में पुनर्बलन मिलने के पहले भी इधर उधर घूमने का पूर्व अनुभव होता है, जबकि नियंत्रित समूह को पुनर्बलन मिलने से पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं था। यदि प्रयोगात्मक समूह भूल भुलैया में इधर उधर घूमने का पूर्व अनुभव से कुछ विशेष सीखते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति पुनर्बलन मिलने पर होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में प्रयोगात्मक समूह को नियंत्रित समूह की तुलना में भूल भुलैया में सही दौड़ लगाना कम प्रयासों एवं कम समय में सीख लेना चाहिए, तथा सीखने में त्रुटि भी कम होगी उन लोगों को। और अधिकतर प्रयोगों में, जिसमें टॉलमैन एवं हांजिक, डोलवेल तथा विस्टांट ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, और इस बात की पुष्टि भी होती है कि इस तरह का सीखना अव्यक्त सीखना का एक उदाहरण है। इसे अव्यक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयोगात्मक चूहे भूल भुलैया में इस तरह घूमने में भी जो कुछ भी सीखते हैं वो उनके भीतर तक ही छिपा रहता है, जब तक कि आगे उनकी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता उन्हें। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है या दूसरा कॉग्निटिव लर्निंग है सूझ द्वारा सीखना, इंस्टिंक्ट लर्निंग। सूझ द्वारा सीखना संज्ञानात्मक सीखने का दूसरा प्रमुख उदाहरण है।
इसमें प्राणी सूझ द्वारा किसी समस्या का समाधान करना सीखते हैं तो उसमें सूझ उत्पन्न होने पर एक विशेष तरह की अनुभूति उत्पन्न होती है जिसे अनुभूति कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सूझ द्वारा सीखना कैसे संपन्न होता है। इसका संज्ञानात्मक उत्तर यह होगा कि वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं एवं घटनाओं का एक ऐसा प्रत्यक्षणात्मक पुनर्संगठन होता है कि ऐसी वस्तुओं और घटनाओं के बीच एक नए संबंध को प्राणी अचानक प्रत्यक्षण करता है। जैसे जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सुल्ताना नाम के वनमानुष पर कई प्रयोग किए हैं और जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वनमानुष समस्या का समाधान अचानक सूझ द्वारा करता पाया जाता है। यह पाया जाता था उस वक्त उसने अपने सूझ का इस्तेमाल किया। सूझ द्वारा सीखने की एक अन्य विशेषता यह भी है कि सूझ द्वारा जो प्राणी सीखता है उसे अन्य समान परिस्थिति में आसानी से उपयोग कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि सूझ द्वारा सीखने पर उसका अंतरण दूसरे समान परिस्थिति में आसानी से हो जाता है। कोहलर के प्रयोग में सुल्ताना छत से लटकते केले को कमरे में रखे कुछ बक्सों को एक दूसरे पर रखकर तथा उस पर चढ़कर खा लेना सीख लेता है। बाद में कोहलर ने उन बक्सों को कमरे से हटा दिया और वे कमरे में यह देखने के लिए खड़े थे कि अब सुल्ताना छत से लटकते केले को कैसे खा पाता है। ऐसा देखा गया कि सुल्ताना ने कोहलर का हाथ पकड़कर छत से लटकते केले को नीचे खड़ा कर उन्हीं के कंधों पर चढ़कर केला खा लिया। यहाँ सुल्ताना पहली परिस्थिति में जो कुछ सूझ द्वारा सीखा था उसने उसका स्पष्ट अंतरण दूसरी परिस्थिति में कर लेता है और सुल्ताना द्वारा इस तरह से सूझ द्वारा सीखना स्पष्ट एक संज्ञानात्मक सीखने का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ कि जब प्राणी सूझ द्वारा किसी समस्या का समाधान करना सीखता है तो इसमें कुछ निश्चित विशेषताएं देखी जाती हैं। जैसे पहला, सूझ द्वारा सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक हो जाता है, सडन। दूसरा, सूझ में वातावरण की घटनाओं एवं वस्तुओं का प्रत्यक्षणात्मक पुनर्संगठन होता है, परसेप्चुअल रिकॉग्निशन। तीसरा, सूझ द्वारा सीखे गए तथ्य या नियम जो प्राणी आसानी से दूसरे समान परिस्थिति में ट्रांसफर कर लेता है, उसमें भी उसी तरह की चीज़ें वो यूज करके उस परिस्थिति से भी वह अच्छी तरह से साहचर्य स्थापित करके अपने कार्य को कर लेता है। तो इस तरह हमने जाना कि सूझ द्वारा सीखना कैसे होता है। आज हमने इन कुछ रूपों की चर्चा की और अन्य रूपों की चर्चा, संज्ञानात्मक सीखने के अन्य रूपों की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।